हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग इस कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये मटेरियल का बहुत ही महत्व है। हमने जब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये कंसेप्ट डिस्कस की तब ये मटेरियल के बारे में जानकारी ली है। अब इसका जो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें जानकारी लेनी है। ये मटेरियल अकाउंटिंग, इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है, जिसमें मटेरियल का परचेसिंग आता है, जिसमें मटेरियल का स्टोर आता है और मटेरियल का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन आता है। यानी कि मटेरियल जो इशू किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए जो मटेरियल भेजा जाता है, या फिर मटेरियल अगर हम बेचते हैं वो बेचने के लिए जो मटेरियल भेजा जाता है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में इशू ये कंसेप्ट यूज की जाती है। और मटेरियल का जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के जो टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स के बारे में इस मटेरियल अकाउंटिंग में हमें जानकारी लेनी है। बाद में इस मटेरियल से रिलेटेड जो लॉसेस है, जैसे कि वेस्ट है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, स्क्रैप है, इसका भी इस मटेरियल अकाउंटिंग में जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन किया जाता है। सो आज के इस लेक्चर में हम मटेरियल से रिलेटेड जो परचेसिंग की कॉन्सेप्ट है वो परचेसिंग की कॉन्सेप्ट समझेंगे। So before going to discuss on the concept of purchasing, पहले हम ये मटेरियल की जो कंसेप्ट है वो मटेरियल की कंसेप्ट यहाँ समझेंगे। जब हमने एलिमेंट्स का डिस्कशन किया था तब हमने इस मटेरियल की कंसेप्ट का भी डिस्कशन किया है, लेकिन एज अ चैप्टर ये जो मटेरियल की कंसेप्ट है, ये मटेरियल की कंसेप्ट क्या है उसका यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। सो ये मटेरियल क्या है? मटेरियल इज एनी सब्सटेंस। ये क्या है? ये सब्सटेंस है दैट फॉर्म्स पार्ट और कंपोज्ड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है, सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो भी हमें कंपोनेंट लगते हैं, उस सभी कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। देन मटेरियल रेफर्स टू कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग। ये जो अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस, उस बिजनेस में जो कमोडिटीज सप्लाई की गई है, सभी कमोडिटीज को भी क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। द टर्म स्टोर्स इज ऑफन यूज्ड साइनोनिमसली फॉर मटेरियल। इस मटेरियल को पैरेलली, समांतर, स्टोर्स ये वर्ड भी यूज किया जाता है। कभी कभी मटेरियल को फिनिश्ड या फिर ये जो पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उस वर्क इन प्रोग्रेस को भी या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को भी इस स्टोर में या फिर मटेरियल में क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली मटेरियल को इन्वेंटरी इस नाम से भी क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है, या फिर इस नाम से भी उसका जिक्र किया जाता है। सो टर्म मटेरियल्स या फिर इन्वेंटरी कवर्स नॉट ओनली रॉ मटेरियल। इसमें खाली रॉ मटेरियल ही नहीं आता, इसमें क्या आता है? कंपोनेंट्स आते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, फिनिश्ड गुड्स आते हैं, और जो स्क्रैप है उस स्क्रैप को भी हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। अगर मटेरियल का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, यानी कि उसका अगर हम महत्व देखें, तो ये जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उस टोटल कॉस्ट में मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 40% to 80% ये टोटल कॉस्ट में मटेरियल का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि कम से कम 40% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक मटेरियल का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन
होता है, और ये जनरली जो इंडस्ट्री है, इट इज़ जनरली डिपेंड अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये क्या होता है, चेंज होता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कम से कम 40% तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल 2 कैटेगरी में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। पहली कैटेगरी है डायरेक्ट मटेरियल की और दूसरी कैटेगरी है इनडायरेक्ट मटेरियल की। जब हमने एलिमेंट का डिस्कशन किया तब ये डायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग हमने देखा है, और ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल का भी मीनिंग हमने देखा है। सो यहाँ हमें मटेरियल का मीनिंग क्या लेना है, सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है, जो बिजनेस में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए या फिर जो बिजनेस की जो अदर एक्टिविटीज़ है, उस अदर एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी हो या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी के लिए भी जो भी सप्लाइज किया गया है कमोडिटीज़ का, वो सभी कमोडिटीज जो है, वो कमोडिटीज यहाँ हमें मटेरियल में क्या करनी है, कंसिडर करनी है। अब ये जो परचेसिंग की कंसेप्ट है, इस मटेरियल में परचेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। परचेसिंग के द्वारा ही मटेरियल बिजनेस में क्या होता है, लाया जाता है। सो ये परचेसिंग क्या है, तो एक डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे। ये डॉक्टर वाल्टर ने जो डेफिनेशन की है, उस डेफिनेशन का यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। सो उन्होंने क्या बताया है, साइंटिफिक परचेसिंग। यहाँ परचेसिंग का मीनिंग हमें क्या लेना है, साइंटिफिक परचेसिंग लेना है। सो ये परचेसिंग या फिर साइंटिफिक परचेसिंग क्या डेफिनेशन है, प्रोक्योरमेंट बाय परचेस ऑफ द प्रॉपर मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑफ स्टोर्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ product, adapted to marketing in the proper quantity and quality at the proper time and the lowest price consistent with the quality desired. So ये definition हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये साइंटिफिक परचेसिंग क्या है, ये प्रोक्योरमेंट है। ये प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, प्राप्त करना या फिर पाना। इस ये प्रोक्योरमेंट का यानी कि प्राप्त करना, ये प्रोक्योरमेंट का क्या है, मीनिंग है। ये जो प्राप्त करना है, ये प्राप्त क्या करना है, ये परचेसिंग के एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि खरीद के एक्टिविटी के थ्रू प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, प्रॉपर मटेरियल। प्रॉपर मटेरियल का मतलब यहाँ हमें क्या लेना है, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए जो हमें कमोडिटीज या फिर उसके लिए जो हमें सब्सटेंस लगता है, उसको हम यहाँ क्या कहेंगे, प्रॉपर मटेरियल कहेंगे। या फिर मशीनरी, प्रोडक्शन के लिए हमें मशीनरी लगती है। या फिर जो इक्विपमेंट्स है, बिजनेस में प्रोडक्शन पर्पज के लिए जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो इक्विपमेंट्स है। या फिर जो सप्लाईज है, सप्लाईज का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल के अलावा भी, यानी कि एज वेल एज डायरेक्ट मटेरियल और भी कुछ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सेलिंग प्रोसेस में लगता है, उसको क्या कहा जाता है, सप्लाईज ऑफ स्टोर्स कहा जाता है। जिसमें स्टोर्स का मतलब यहाँ हमें क्या लेना है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो सभी इनडायरेक्ट मटेरियल इस स्टोर में हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। यानी कि जो मटेरियल मैन्युफैक्चर एक्टिविटी के लिए जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के लिए जो हमें मटेरियल लगता है, मशीनरी लगती है, इक्विपमेंट लगता है और जो सप्लाईज लगता है, उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसको क्या कहा जाता है, परचेसिंग कहा जाता है। एज वेल एज एडाप्टिंग टू मार्केटिंग। कभी कभी हम प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जो हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग का मतलब क्या है, हम खाली मटेरियल परचेस करते हैं और वो मार्केट में क्या करते हैं, सप्लाईज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है। अब इस मार्केटिंग के लिए जो प्रॉपर क्वांटिटी का मटेरियल है या फिर जो प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल है, एट प्रॉपर टाइम, एक जो प्रॉपर टाइम है, और एट लोएस्ट प्राइस, जो हमें क्वालिटी है वो क्वालिटी भी क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ये सब ध्यान में रखकर जो हम मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक परचेसिंग कहा जाता है। अब ये जो साइंटिफिक परचेसिंग है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है,
क्या है इसके ऑब्जेक्टिव? सो द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक परचेसिंग इज टू परचेज द राइट क्वांटिटी। क्या है? राइट क्वांटिटी में हमें मटेरियल का क्या करना है? परचेस करना है एट द बेस्ट प्राइस। जो हम मटेरियल परचेस करेंगे उसकी जो प्राइस है वो भी क्या होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। ये राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है? ओवर क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए या फिर अंडर क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर क्वांटिटी होती है तो उसमें स्क्रैप होता है, वेस्ट होता है, कैपिटल ब्लॉक होता है उसमें। अगर अंडर क्वांटिटी होती है तो अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसमें ब्रेक आ सकता है। सो ये क्या होनी चाहिए? क्वांटिटी राइट होनी चाहिए। बेस्ट प्राइस का मतलब क्या है? जो हमें प्राइस मार्केट में जो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है उस प्राइस से ये मटेरियल जो है वो मटेरियल हमें मिलना चाहिए। ये जो मटेरियल है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को सूट होने वाला जो मटेरियल है वो मटेरियल प्रोक्योर करना, ये परचेसिंग का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है नॉट बी हेल्ड अप, यानी कि ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, उसको ब्रेक नहीं लगना चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। इसका भी ये साइंटिफिक परचेसिंग में क्या होता है? ध्यान देना पड़ता है। और जो अननेसेसरी कैपिटल शुड नॉट बी लॉक्ड अप, जो कैपिटल है वो मटेरियल में लॉक नहीं होना चाहिए। और जो बेस्ट क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी और कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी इसमें क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। और जो बिजनेस का रेपुटेशन है, बिजनेस की जो इंटीग्रिटी है या फिर बिजनेस का जो फेयरनेस है उसको भी क्या होना चाहिए? सेफगार्ड होना चाहिए। ये सभी क्या है? साइंटिफिक परचेसिंग के ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस में ये जो परचेसिंग है इसके दो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। पहली मेथड है सेंट्रलाइज परचेसिंग और दूसरी मेथड है डिसेंट्रलाइज परचेसिंग। ये जो सेंट्रलाइज परचेसिंग है, इस सेंट्रलाइज परचेसिंग क्या है? Purchasing process in most organization is centralized function because in large organization manufacturing units are many. In such cases centralized purchasing is beneficial. ये centralized purchasing जो number of organization है, जनरली जो large organization है, इस large organization में ये centralized purchasing की जो प्रोसेस है क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? ऑल परचेसेस आर मेड बाय द सिंगल परचेस डिपार्टमेंट। इसमें एक सिंगल परचेस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है और हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक यूनिट की, हर एक कॉस्ट सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट एक कॉमन जो परचेस डिपार्टमेंट है उस परचेस डिपार्टमेंट के थ्रू क्या की जाती है? उसकी जो परचेसिंग है वो परचेसिंग की जाती है। देन डिसेंट्रलाइज परचेसिंग, ये इससे रिवर्स कंसेप्ट है। ये इसमें क्या होता है? ईच डिपार्टमेंट और ब्रांच मेक्स इट्स ओन परचेस। अगर जियोग्राफिकली डिफरेंशियल एरिया में बिजनेस की एक्टिविटी होती है तो उस बिजनेस में जनरली क्या होता है? डिसेंट्रलाइज परचेसिंग की एक्टिविटी फॉलो की जाती है। देन ये जो परचेस प्रोसीजर है, यानी कि जो साइंटिफिक परचेसिंग की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमें देखना है। हमने परचेसिंग की डेफिनेशन देखी तब हमने देखा कि हमें अभी क्या करना है? जो प्रोक्यूरमेंट है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है और जो स्टोर है उसको हमें अभी क्या करना है? परचेसिंग के थ्रू प्रोक्योर करना है, जिसमें बेस्ट क्वांटिटी होनी चाहिए, बेस्ट प्राइस होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट क्वालिटी होनी चाहिए। ये सभी अगर बातें, ये सभी कंपोनेंट अगर हमें एक्वायर करने हैं, फुलफिल करने हैं तो ये परचेसिंग की एक जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। सो इसमें कौन सी स्टेप्स आती है वो हमें अब आगे जाकर क्या करना है? डिस्कशन करना है। जनरली इसमें रिसीविंग होता है परचेस रिक्विजिशन का, देन डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड सिलेक्टिंग द सप्लायर्स है, प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग परचेस ऑर्डर है, फॉलो अप ऑफ परचेस ऑर्डर है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग परचेस ऑर्डर, चेकिंग एंड पासिंग बिल्स फॉर पेमेंट। ये कुछ जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स परचेसिंग में, परचेस प्रोसीजर में फॉलो करने पड़ते हैं। सो हर एक जो स्टेप्स है उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सो
जो पहली स्टेप है परचेस प्रोसीजर की, वो स्टेप क्या है? रिसीविंग परचेस रिक्विजिशन। सो ये परचेस रिक्विजिशन क्या है, इसका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये जो परचेसिंग की एक्टिविटी है, ये परचेसिंग की एक्टिविटी परचेस डिपार्टमेंट करता है, लेकिन ये परचेस डिपार्टमेंट डज नॉट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ये खुद परचेस डिपार्टमेंट परचेसिंग की एक्टिविटी या फिर परचेसिंग का जो डिसीजन है वो डिसीजन नहीं लेता। तो ये डिसीजन किस पे डिपेंड होता है? तो ये जो परचेस रिक्विजिशन है, वो परचेस रिक्विजिशन परचेस डिपार्टमेंट को मिलने के बाद ही ये परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेसिंग की एक्टिविटी शुरू करता है। सो ये परचेस रिक्विजिशन कौन तैयार करता है? जनरली जो स्टोर कीपर है, ये स्टोर कीपर का काम क्या है? जहां मटेरियल हम स्टोर करते हैं, उस स्टोर करने की जगह का जो मैनेजर है उसको क्या कहा जाता है? स्टोर कीपर कहा जाता है। और ये स्टोर कीपर क्या करता है? टेक्स इनिशिएटिव। ये स्टोर कीपर इनिशिएटिव लेता है क्या? किसके लिए? सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए। यानी कि मटेरियल अगर स्टोर में कम होता है तो वो एक परचेस रिक्विजिशन तैयार करता है, और ये परचेस रिक्विजिशन जो परचेस डिपार्टमेंट है, उस परचेस डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? भेजा जाता है। अब ये जो परचेस रिक्विजिशन है, ये परचेस रिक्विजिशन क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है मेड टू परचेस मैनेजर। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो परचेस मैनेजर है, उस परचेस मैनेजर को थ्रू जो स्टोर कीपर है, तो स्टोर कीपर की जाती है। इसमें क्या होता है? अरेंज फॉर परचेस ऑफ मटेरियल डिस्क्राइब्ड इन परचेस रिक्विजिशन। इसमें क्या कहा जाता है परचेस मैनेजर को? ये जो मटेरियल है उसके अरेंजमेंट करो। इसका एक जो रिक्विजिशन है, और रिक्विजिशन स्टोर कीपर परचेस मैनेजर को करता है, उसको क्या कहा जाता है? परचेस रिक्विजिशन कहा जाता है। कभी कभी इसको इंटेंट फॉर मटेरियल, ये भी परचेस रिक्विजिशन को नाम दिया जाता है। देन इट इज स्टेटमेंट दैट कंटेंट्स। सो ये जो परचेस रिक्विजिशन है, इसमें क्या होता है? इट कंटेंट्स अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड रिक्वेस्ट टू परचेस देम। इसमें जो भी मटेरियल चाहिए स्टोर में, उसकी जो लिस्ट है, वो लिस्ट उसमें दी जाती है। इट सर्व्स एज बेसिस फॉर परचेसिंग मटेरियल्स व्हेन इट साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन। अगर इस परचेस रिक्विजिशन को ऑथराइज्ड पर्सन ने साइन किया है तो क्या है? ये जो परचेसिंग की एक्टिविटी है, इसके लिए एक क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। ये जो परचेस रिक्विजिशन है, ये परचेस रिक्विजिशन फॉलोइंग टू पर्पजेस के लिए तैयार की जाती है, या फिर इसका यूज होता है। पहला यूज क्या है? इट ऑथराइज द परचेस डिपार्टमेंट टू मेक परचेस। इस परचेस रिक्विजिशन से एक अथॉरिटी मिलती है परचेस डिपार्टमेंट को, कि जिससे ये परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेस करता है। और इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न प्रूफ। ये परचेस रिक्विजिशन क्या होता है? एक रिटर्न प्रूफ होता है, शोइंग स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी एंड डेट ऑफ रिक्विजिट ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज। सो ये जो मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है, क्वांटिटी है, डेट जो है रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल की, इसके लिए ये क्या होता है? एक रिटर्न प्रूफ का ये परचेस रिक्विजिशन क्या करता है? काम करता है। द रिक्विजिशन गिव्स क्लियरली ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ परचेस। देन सेकंड स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ मटेरियल्स एंड सिलेक्टिंग द सप्लायर्स। तो हमें दो एक्टिविटी यहाँ करनी है। एक है जो सोर्स है सप्लाई का, वो हमें डिटरमाइन करना है, और जो सप्लायर्स है उसको हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सो ये जो सोर्सेस है मटेरियल सप्लाई से, वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? जो प्राइस लिस्ट होती है, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो ट्रेड डायरेक्टरीज होते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी होते हैं, परचेस पीरियडिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स होते हैं, एग्जीबिशंस एंड ट्रेड शोज होते हैं, मार्केट सर्वेज होते हैं, टेंडर्स होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ परचेस मैनेजर। ये कुछ ऐसे सोर्स है जिससे क्या होता है? नंबर ऑफ जो सोर्सेस है मटेरियल के, ये नंबर ऑफ सोर्सेस ये जो परचेस डिपार्टमेंट है, उस परचेस डिपार्टमेंट को क्या होते हैं? मिलते हैं। अगर नंबर ऑफ सोर्सेस मोर देन वन होते हैं, यानी कि अगर अपने सप्लायर मोर देन एक से ज़्यादा है, तो
सप्लायर सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टेंडर इशू किया जाता है। ये टेंडर क्या है, अ टेंडर इज अ रिटर्न लेटर और एडवर्टीजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर। टेंडर क्या है, एक रिटर्न लेटर है या फिर एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि न्यूज़पेपर में क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। इसमें क्या होता है, इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स टू कोट देयर लोएस्ट प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोस्पेक्टिव सप्लायर है उसको हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं टू कोट देयर लोएस्ट प्राइस। उसको हम इनवाइट क्यों करते हैं, उसका जो माल है वो खरीदने के लिए हम इंटरेस्टेड है, उसके लिए उनको क्या किया जाता है, अपील किया जाता है। और उनको इस अपील में कहा जाता है कि आपकी जो लोवेस्ट प्राइस है और आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें क्या करो, भेज दो। इसके लिए जो हम रिटर्न लेटर और एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेंडर कहा जाता है। टेंडर इशू करने के बाद जो इंटरेस्टेड सप्लायर है वो इंटरेस्टेड सप्लायर टेंडर क्या करते हैं, भरते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कोटेशंस कहा जाता है। ये कोटेशंस जो बिजनेस है यानी कि परचेज डिपार्टमेंट है, उस परचेज डिपार्टमेंट को ये टेंडर्स मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोटेशंस कहते हैं। ये कोटेशन जो है वो सील्ड होते हैं, यानी कि पैकेट में उस कोटेशंस होते हैं, उसकी एक डेट होती है, उस डेट तक ये कोटेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। और बाद में एक जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है बिजनेस में या फिर परचेज डिपार्टमेंट में, उसके सामने ये जो कोटेशंस है क्या किए जाते हैं, ओपन किए जाते हैं। द परचेस मैनेजर डिटरमाइंस द लोएस्ट कोटेशन बाय प्रिपेयरिंग अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो नंबर ऑफ कोटेशंस है, हर एक कोटेशन में जो प्राइस कोट की गई है उस प्राइस की लिस्ट की जाती है। और जो लोएस्ट कोटेशन है यानी कि जो लोएस्ट प्राइस है उसको क्या किया जाता है, फाइनल किया जाता है। एंड जो सप्लायर है वो सप्लायर क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। ये सप्लायर सिलेक्ट करते वक्त जो नंबर ऑफ मटेरियल्स, एक ही टाइप का मटेरियल नहीं लगता, नंबर ऑफ टाइप्स मटेरियल के हो सकते हैं बिजनेस के लिए। हर एक टाइप के मटेरियल के लिए क्या किए जाते हैं, सेपरेट जो कोटेशंस है वो सेपरेट कोटेशन या फिर सेपरेट प्राइस की जो लिस्ट है वो क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और जो लोएस्ट प्राइस है वो कंसीडर की जाती है। खाली लोएस्ट प्राइस ही कंसीडर की जाती है ऐसे नहीं, यानी कि ये लोएस्ट प्राइस इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट सप्लायर। सप्लायर को सिलेक्ट करने के लिए खाली लोएस्ट प्राइस यही एक क्राइटेरिया है ऐसा नहीं, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स लाइक क्वालिटी ऑफ मटेरियल। उन्होंने जो क्वालिटी नोट की है उसको कंसिडर किया जाता है। टाइम ऑफ डिलीवरी, वो जो मटेरियल सप्लाई करेंगे उसका टाइम क्या होगा, यानी कि कितनी देर में ऑर्डर देने के बाद वो मटेरियल सप्लाई करेगा, इसकी भी जानकारी लेना जरूरी होता है। उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है, क्रेडिट फैसिलिटी देने वाला है या नहीं, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है या फिर जो डिपेंडेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स है, यानी कि ये सप्लायर अगर दूसरे सप्लायर पर डिपेंड है तो वो सप्लायर हमें अपने टाइम में माल भेजेगा या नहीं, ये सभी काम सप्लायर सिलेक्शन करते वक्त क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। और बाद में जो सप्लायर है वो सप्लायर क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। देन प्रिपेयरिंग एंड प्लेसिंग परचेस ऑर्डर। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर हमें क्या करनी पड़ती है, ये जो परचेस ऑर्डर है उसको तैयार करना होता है और वो ऑर्डर क्या करनी पड़ती है, प्लेस करनी पड़ती है। सो ये सिलेक्शन हो गया सप्लायर का, तो हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर तैयार करेंगे। सो परचेस ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय परचेसर। ये परचेसर ने ये क्या की है, रिक्वेस्ट की है। किसको की है, ये जो सप्लायर है, to supply certain goods of requisite quantity and quality at the terms and condition agreed upon. It is the evidence of contract between the buyer and supplier that binds both of them to the terms under which the order is placed. यानी कि इसमें सप्लायर को हम क्या करते हैं, एक रिक्विजिशन देते हैं,
मटेरियल सप्लाई करने के लिए। और यही जो रिक्विजिशन है, यानी कि ये जो परचेस ऑर्डर है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का बायर और सप्लायर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसका एक क्या होता है, एक प्रूफ होता है, ये क्या होता है, एक एविडेंस होता है। द परचेस ऑर्डर शुड बी केयरफुली ड्राफ्टेड। ये परचेस ऑर्डर हमें ड्राफ्ट करते वक्त ये केयरफुली ड्राफ्ट करनी पड़ती है। क्यों? टू अवॉइड फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आगे की, या फिर जो हमें ज़्यादा करस्पॉन्डेंस अगर करना पड़ता है, तो ये करस्पॉन्डेंस हमें कम करना है। तो ये परचेस ऑर्डर क्या होनी चाहिए, केयरफुली ड्राफ्टेड होनी चाहिए। ये जो परचेस ऑर्डर है, द परचेस ऑर्डर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस परचेस ऑर्डर में क्या होता है, नेम ऑफ द बाइंग कंसर्न, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर, नंबर एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एंड क्वांटिटी, डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्राइस, डिस्काउंट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर ऑफ द परचेस ऑफिसर। ये जो परचेस ऑर्डर है, इस परचेस ऑर्डर के नंबर ऑफ कॉपीज क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। और ये जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है उस पर क्या होती है, डिपेंड होती है। जनरली 3 to 5 जो कॉपीज है परचेस ऑर्डर की तैयार की जाती है। जनरली अगर 5 कॉपीज परचेस ऑर्डर की तैयार की जाती है, तो इसका इस 5 कॉपीज का कैसे यूज होता है, जो ओरिजिनल कॉपी है वो सप्लायर को सेंड की जाती है, एक कॉपी जो है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है, और एक कॉपी जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सेंड की जाती है, और एक कॉपी है जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको सेंड की जाती है, और जो लास्ट की कॉपी है वो परचेस डिपार्टमेंट अपने पास रखता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन फॉलोइंग अप परचेस ऑर्डर, जो हमने अभी ऑर्डर तैयार की है, ऑर्डर अभी हमने क्या की है, प्लेस की है, यानी कि ऑर्डर अभी हमने इशू की है, अब उसको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको डिलीवरी अगर टाइमली होनी चाहिए तो ये परचेस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सो इसमें क्या किया जाता है, इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल सो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट इंटरप्टेड, देयर शुड बी रेगुलर फॉलो अप, फॉर दैट फॉलोइंग स्टेप्स में बी टेकन। सो हमें इस परचेस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। जो टाइमली सप्लाई है वो इंश्योर करने के लिए हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंटरप्ट होनी नहीं चाहिए। अगर टाइमली सप्लाई नहीं होता तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट होती है, तो ये इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये परचेस ऑर्डर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सो ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ परचेस ऑर्डर। सो पहले परचेस ऑर्डर भेजने के बाद जो सप्लायर है उससे एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, यानी कि परचेस ऑर्डर मिली। देन ऑब्टेनिंग रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर अबाउट गिविंग डिलीवरी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। ऑर्डर उसको मिलने के बाद उससे एक जो रिटर्न कंफर्मेशन है और रिटर्न कंफर्मेशन लिया जाता है, जिसमें क्या होता है, गिविंग डिलीवरी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जिसमें हम क्या लिख कर लेते हैं, ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर जो डिलीवरी है विद इन स्पेसिफिक टाइम करेगा, ये हम उससे क्या करते हैं, लिख कर लेते हैं। और रिमाइंडिंग द सप्लायर ओवर फोन एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स इफ डिलेड डिलीवरी, उसको रिमाइंड किया जाता है। रिमाइंड करने के बाद भी अगर वो ऑर्डर डिले करता है तो जो रेमेडियल मेजर्स है, यानी कि कुछ जो एक्शंस है वो सप्लाई होना चाहिए, इसके लिए वो एक्शंस इस फॉलोअप में क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल। अब परचेस ऑर्डर फॉलो करने के बाद हमें जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होता है, मिलता है। तो ये रिसीविंग और इंस्पेक्टिंग का यहाँ एक जो काम है, एक जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करनी पड़ती है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू रिसीव एंड इंस्पेक्ट मटेरियल्स so as to ensure that the exact quantity and quality of material are being supplied by supplier. So जो मटेरियल है रिसीव होने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है, जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है
या फिर एग्जैक्ट क्वालिटी है वो मटेरियल की सप्लायर ने सप्लाई की है, इसके लिए ये इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट रिसीट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बिजनेस में होता है कि जो रिसीविंग क्लार्क है उसके अंडर ये रिसीट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, काम करता है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये काम स्टोर कीपर करता है। सप्लायर डिस्पैचेस द गुड्स अलोंग डिलीवरी चलन। सप्लायर जो माल भेजता है उसमें एक डिलीवरी चलन होता है। इस डिलीवरी चलन में क्या होता है, जो गुड्स है उसके डिटेल्स होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, क्वांटिटी का जो जिक्र है वो जिक्र उस डिलीवरी चलन में होता है। सो ये रिसीविंग ऑफिसर ये डिलीवरी चलन क्या करता है, रिसीव करता है, उसको साइन करता है और ये डिलीवरी चलन जो सप्लायर है वो सप्लायर को क्या करता है, भेजता है। द फंक्शंस ऑफ रिसीट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या है, टू चेक द इनकमिंग मटेरियल्स विथ परचेस ऑर्डर। जो मटेरियल मिला है उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल मिला उसको रिकॉर्ड किया जाता है ये परचेस डिपार्टमेंट द्वारा। टू इन्फॉर्म द स्टोर कीपर अबाउट द रिसीट ऑफ मटेरियल, जो स्टोर कीपर है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि मटेरियल क्या हुआ है, मिला है। टू इन्फॉर्म द परचेस मैनेजर अबाउट द शॉर्टेज और डिफेक्टिव मटेरियल, जो परचेस मैनेजर है उस परचेस मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाता है जो मटेरियल मिला है उसमें अगर कुछ शॉर्टेज है, यानी कि अगर कम मिला है या फिर उस मटेरियल में कुछ डिफेक्टिव मटेरियल है, उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो परचेस मैनेजर को दी जाती है। टू डिलीवर द मटेरियल्स आइदर टू डिपार्टमेंट वेयर इट इज रिक्वायर्ड और टू स्टोर रूम, और जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो मटेरियल जिस डिपार्टमेंट के लिए आया है उस डिपार्टमेंट को वो भेजा जाता है, या फिर जो स्टोर रूम है उस स्टोर रूम को ये मटेरियल क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। आफ्टर द गुड्स हैव बीन इंस्पेक्टेड एंड चेक्ड, द गुड्स रिसीविंग क्लर्क enters the details of goods received in goods received note। so जो माल रिसीव हुआ है वो माल ये जो रिसीविंग क्लर्क है वो क्लर्क गुड्स रिसीव्ड नोट में क्या करता है, नोट करता है। देन चेकिंग एंड पासिंग द बिल्स फॉर पेमेंट, उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये जो बिल्स है उसको चेक करना पड़ता है और वो बिल पास करने पड़ते हैं। ये क्या है, लास्ट स्टेप है परचेस प्रोसीजर की। इसमें जो इनवाइस भेजा है सप्लायर ने उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसमें जो मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट है, ये मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट जो रिसीव्ड क्लार्क है उसको उसके द्वारा ये रिसीव्ड रिपोर्ट तैयार किया जाता है और इससे ये इनवाइस क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। द रेट्स एंड टर्म्स ऑफ इनवाइस आर कंपेयर्ड विद दोज ऑफ परचेस ऑर्डर, जो परचेस ऑर्डर में रेट या फिर टर्म्स का जो जिक्र किया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे जो इनवाइस का कंपैरिजन है वो इनवाइस का कंपैरिजन किया जाता है। जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी या फिर डिफेक्ट दिखता है तो सप्लायर को वो क्या किया जाता है, ध्यान में लाया जाता है। और फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज ऑर्डर देन इनवाइस इज अप्रूव्ड बाय द परचेस मैनेजर एंड सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। सो ये परचेस मैनेजर क्या करता है, ये जो इनवाइस है वो अप्रूव करता है और जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उस अकाउंट डिपार्टमेंट को पेमेंट पर्पज के लिए एक क्या किया जाता है, बिल भेजा जाता है। सो ये सभी स्टेप फॉलो करने के बाद हमें क्या होता है, जो राइट क्वांटिटी है, जो राइट क्वालिटी है या फिर जो राइट प्राइस है, उससे तहत क्या होता है, जो मटेरियल है वो मटेरियल मिलता है।